नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी स्टडी IQ PCS में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए एक और नए गेस्ट जिनका नाम विकास सर है। तो चलिए आज कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए हैं कमेंट बॉक्स में अलग अलग मीडिया सोर्सेस से, तो उन प्रश्नों पर आज हम गहन चिंतन करेंगे क्योंकि तैयारी कैसे करें बहुत सी सेशंस हमने देखी हैं, लेकिन इस तैयारी को क्यों करें, तो क्यों आप चाहते हैं कि आप PCS अधिकारी बने, उसके इम्पोर्टेंस इत्यादि पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सर, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि मैंने पूछा कि क्यों बनना चाहते हैं, ये बहुत इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत से बच्चों के जहन में ये प्रश्न होता है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि अगर हम UPPSC की बात करें, UPPCS की बात करें, तो ये परीक्षा जो है वो क्या है और इसका महत्व क्या है सर? मैम, इसका शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि UPPCS और थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड करें जो हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट है, यहाँ पे जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही एक दिमाग में विचार डाल दिया जाता है कि वो गाना भी आपने सुना होगा फोकलोर की, बेटा DM हुई है, उससे ऊपर CM हुई है। तो बच्चे के दिमाग में ही बातें डाल दी जाती हैं कि ये अधिकारी बनेगा। और सरकारी नौकरी का जो हमारे यहाँ पे क्रेज है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो क्रेज है सरकारी नौकरी का, उसमें भी बहुत ही रेप्यूटेड सरकारी नौकरी जब PCS ऑफिसर कोई बनता है तो बिल्कुल महत्व है। हम लोग उस परिवेश में पले बड़े होते हैं जहाँ पे कोई अधिकारी आता है, तमाम मामलों को निपटाता है, या कई बार जिनको अन्याय से गुजर रहे होते हैं उनको न्याय दिलाता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे अपफ्रंट होकर जब कोई सामने आता है तो समाज में हमें उसे एक हीरो का दर्जा मिलता है। तो हर बच्चा आइडियलाइज करता है बचपन से कि हम PCS अधिकारी बनेंगे। और यही है मेरे ख्याल से हम लोग का जो सामाजिक बैकग्राउंड है ना, वो सरकारी जॉब को जो प्रेफरेंस देता है, और उनमें भी जब कोई PCS बनता है तो बिल्कुल वो काफ़ी महत्ता पा जाता है समाज में। तो एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छे नीति नियंताओं की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ आइडियलाइज करना अलग बात होता है, उस पे उसी तरीके से एक अधिकारी के तौर पे काम करना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग कुछ फैंटेसी क्यों लेके आते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे, कुछ ये समझ के आते हैं कि हम समाज में बदलाव करेंगे। तो दोनों तरफ से ये महत्वपूर्ण है। सर, जैसे हम PCS की बात करें, स्पेसिफिकली UPPCS की, तो ये जो परीक्षा है वो कौन आयोजित करता है, और ये UPSC यानी कि IAS IPS की अगर हम बात करें उससे कितना भिन्न है ये? ओके, अच्छा ये प्रश्न है आपका। PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो नाम चला आया है, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को आयोजित करता है। और जो आपका दूसरा इसका पार्ट था कि IAS और IPS से डिफरेंस कैसे है, देखिए IAS UPSC कराता है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है उसको। केंद्र और राज्य दो, अगर हमने को पता है कि स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है, वैसे ही एक केंद्र सरकार परीक्षा लेती है, एक राज्य सरकार परीक्षा लेती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जो चुने गए अधिकारी होते हैं वो भी राज्य सरकार को ही सेवा देते हैं। बावजूद उसके राज्य सरकार अपने लेवल पर जो परीक्षा लेती है उससे भी कुछ अधिकारियों को उन जो केंद्र सरकार द्वारा चुने गए अधिकारियों के सबऑर्डिनेट रखती है। हालांकि बाद में प्रमोट होकर वो ऊपर भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तालमेल बना रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे, इसलिए ये परीक्षा से थोड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि IAS और IPS में बहुत से अधिकारी डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, अलग वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उस नई पोस्टिंग में उस माहौल को समझ नहीं पाते। तो अगर वहां पे कोई उसी प्रदेश का कोई अधिकारी होगा जो उनके सबऑर्डिनेट होगा, तो कहीं ना कहीं उनको स्थितियां समझाने में मदद करेगा, उस जगह से एक्लिमेटाइज होने में उनको सपोर्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक डिफरेंस भी है, और इसकी वजह भी है जो डिफरेंस है कि कोई रैंडम अधिकारी आए तो कम से कम, जैसे कोई PCS अधिकारी मोस्टली उस स्टेट का होता है, मोस्टली उस स्टेट का होता है। मैं एक जनरल अजम्पशन बता रहा हूँ, अमूमन यूपी में ऐसा कुछ बार नहीं है, बिहार से भी लोग आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंदी बेल्ट के होने के नाते वो लोगों को थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए से इसको क्या, और UPPSC कराती है इसको। तो ये प्रश्न तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, तो डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। सर, जैसे इसमें अगर हम ये PCS की बात करें, तो ये जो पद होता है इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एक उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी क्या सीमा होती है, इस पर थोड़ा सा सर बताइए, ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इसमें भी होता है, अच्छा किस एज में हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या ये सब चीज़ों को थोड़ा सा। देखिए मैम, UPPCS के लिए जो मेन अर्हता है कि आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, स्नातक होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से,
ठीक है, ये मेन अर्हता है। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ स्पेशल अर्हता मांगी जाती है। जैसे अगर आप सब रजिस्ट्रार की बात करें तो वहां पे LLB होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ स्पेशल वैकेंसीज भी होती हैं और कॉमन वैकेंसीज भी होती है। तो जैसे आपको SDM होना है या आपको DSP बनना है या आपको ARTO बनना है, इस तरह के वैकेंसीज के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपका था एज को लेके, तो UPSC और UPPSC दोनों के लिए जो इनिशियल एज है वो 21 वर्ष है। 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकता है। लेकिन UPSC में बार है 32 इयर्स का जनरल कैंडिडेट, UPPSC में बार है वो है 40 वर्ष का, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें छूट भी है, जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए या जैसे मेरे ख्याल से शायद 15 इयर्स का ऐसा कुछ उनको एक एक्स सर्विसमैन को या यूपी स्टेट के सर्विसमैन उनको 5 साल की छूट है, तो 5 साल की और छूट है। कुछ कास्ट कैटेगरी सॉरी जो क्लास कैटेगरीज हैं उनमें भी छूट है। तो आप 21 वर्ष से 40 वर्ष तक दे सकते हैं इन आप जनरल कैंडिडेट हैं, उसके अलावा आपको छूट भी मिलती है। तो अटेम्प्ट का कोई बार नहीं है, ठीक है। आप अगर 21 से 40 तक लगातार अटेम्प्ट देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। मतलब वो कि इतना ही दे सकते हैं, या फिर जैसे होता है यूपीएससी में जैसे होता है कि इतने अटेम्प्ट्स कैटेगरीज वाइज है, तो वैसा कुछ नहीं? नहीं, कैटेगरी नहीं, आप 40 वर्ष तक दीजिए आराम से। हालांकि आई वोंट सजेस्ट, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पहला अटेम्प्ट हो वो अंतिम अटेम्प्ट हो। ये छात्रों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए कि जो पहला युद्ध हो वो आखिरी युद्ध हो। सर जैसे इसमें देखा हमने इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बाकी चीज़ों पर डिस्कशन क्या है, एज लिमिट, वही सर बात आती है कि चलिए ये पद मिल गया तो इसमें सैलरी क्या रहती है और इसके बाद लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है। अगर हम देखें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? जी, इस पे मैं 2 उत्तर देना चाहूंगा। पहला उत्तर जो आधिकारिक उत्तर होना चाहिए, दूसरा उत्तर जो रैशनल, थोड़ा सा अगर हम देखें तार्किक रूप से जिसको कहा जाए। देखिए, आधिकारिक उत्तर ये है कि 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें ग्रेड पे एक तरीका है सरकार का विभिन्न वेतन भोगियों को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने का। तो जैसे नायब तहसीलदार है 4200 ग्रेड पे बट आप गस्टर्ड अधिकारी होते हो। कुछ 4800 ग्रेड पे, SDM वगैरह 5400 ग्रेड पे हैं। तो आप 5400 ग्रेड पे का मतलब समझ सकते हो कि लगभग उसमें आप मतलब अराउंड आपकी ज्वाइनिंग 64 से 74 हज़ार के बीच की इनिशियल ज्वाइनिंग होती है। ये मैं डिफरेंट जो एमिनिटीज मिलती हैं या जो अलग अलग सरकार द्वारा क्या कहते हैं इमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसको हटा के बता रहा हूँ। तो ये अमूमन सैलरी होती है। और दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था आपने कि इसका वो पावर सिनेरियो आप पूछ रहे थे कि क्या क्या। देखिए, जो भी छात्र सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में डिफरेंस होता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी किसी क्षेत्र की, अगर आप SDM बन रहे हैं, DSP बन रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। इसको पावर समझ के अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पथभ्रमित और दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और सेम सैलरी की बात है कि एक जो नेट सैलरी मिलती है वो ठीक ठाक मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। उस सैलरी के बाद भी कुछ लोग जो तैयारी करते हैं, मैं सबको नहीं बता रहा हूं, और निश्चित रूप से जो योग्य लोग होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, पर बहुत से लोगों के मन में दिमाग रहता है कि ये पैसा वह पैसा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जितनी विजिलेंट हो गई है, और होना भी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आपको अपनी सैलरी पे फोकस करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। एक SDM के तौर पे, एक DSP के तौर पे आपके पास एक वृहद क्षेत्र होता है जहां पे आप लोगों को अपनी सेवा दे सकते हैं। तो और हाँ, ये है कि जरूर हमारे समाज में बड़ा जैसे एक यूपी का शब्द है भोकाल करके, कहते हैं कि भाई अधिकारी हो गए तो भोकाल हो गया। ऐसा कहने वाले को कहने दीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि सर ये भौकाल का जो मजा है वो ज्यादातर परिवार ही लेता है। परिवार ही लेता है। जो अधिकारी रहता है उसे पता रहता है कि वो कितना खट रहा है वहाँ क्या पे। मतलब चैलेंजेस है? बहुत चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है मैम। सर ये सब चीजें, ये सब जैसे आपने कहा, ये भौकाल प्राप्त करने के लिए, रौला प्राप्त करने के लिए, तो इस पद के लिए जो ये प्रिपरेशन है, ये जो एग्जाम की तैयारी, उसकी सही स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जैसे कि किन चरणों में ये एग्जाम होता है, कितने स्टेजेस में होता है, उस पर थोड़ा सा। 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण। इसके अलावा मुझको लगता है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है वो आपका है कि आप अपने दिलो दिमाग या मस्तिष्क को तैयार कीजिए कि हम इस परीक्षा के लिए जाएं। ये इनफॉर्मल चरण है, बाकी 3 मैंने बताया वो फॉर्मल चरण है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। स्ट्रेटजी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी छात्र जब तैयारी के लिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, मैंने एक बार इसके पहले भी आपसे डिस्कशन हो रहा तो मैंने इस पर बात किया था कि
एक बार आत्मावलोकन कर लें कि इस तरीके की परीक्षा के लिए तैयार हैं कि नहीं, उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। ठीक है, अगर आप अलाइन हैं कि आपका मोटिवेशन फैक्टर और आप की तैयारी इस स्तर पे है कि अब आप इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं, तो आपको इस स्टेज में आना चाहिए। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है सीसेट का, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो जो फर्स्ट होता है जो जीएस का, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, वो चेक होता है। उसके आधार पे आपको क्वालिफाई किया जाता है मेंस के लिए। मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। पहले ऑप्शनल होता था, एक ऑप्शनल होता था, वो तो हट गया। अभी 6 पेपर हैं प्रॉपर जीएस के, एक एसए का है और एक हिंदी का है, और कोई भी क्वालिफाइंग नहीं है, सबके नंबर जुड़ते हैं। और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो कि पहले ज्यादा नंबर का होता था, अब 100 नंबर का कर दिया गया है। तो ये चरण है इसके। और आपका कुछ प्रश्न ऐसे जरूर क्या आप कुछ और भी पूछ रही थी? नहीं सर, बस इस परीक्षा में जैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये। हाँ, मैं इसको आज के, सपोज कीजिए आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और आज से ही आपको शुरू करना है, तो मेरा ये कहना होगा कि पहले भी मैंने इस पे जोर दिया है कि हमें पहले एनसीईआरटीज, देखिए दयानंद सरस्वती का एक स्टेटमेंट है कि गो बैक टू वेदास, वी शुड गो टू द बेसिक्स। हमें पहले बेसिक्स को ही मजबूत करना पड़ेगा। नो मैटर कि आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है, वापस से पढ़िए, अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए। तो अगर सपोज कीजिए अगस्त चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 2 महीने में हम एनसीईआरटी को एक रिवीजन के तौर पे कर लें, किसी सॉर्टेड नोट से ना पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया है कि चीजें इस तरीके से चलती हैं। उसके पैरेलली फिर आप पीवाईक्यूज ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते समय एक किताब है, बड़ी फेमस है, घटना चक्र की पुनरावलोकन नाम से आती है। मैं उसको इसलिए मेंशन करूंगा कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो आप उस किताब की तरफ ना जाइए, क्योंकि वो किताब पढ़ रहे हैं तो खुद में बड़ी बल्कि किताब है। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि बहुत अनसॉल्व भी आते हैं, तो आप एनसीईआरटी लीजिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके साथ आप जब 2 या 3 महीने की आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है, देन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाना चाहिए। हमारे स्टडी चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स आते हैं। उसके अलावा बहुत सी मैगजीन्स भी आती हैं, क्रॉनिकल की आती है और प्रदीप्त दर्पण की आती है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप खुद से भी अगर डिफरेंट चैनल से जुड़े हो, तो कुछ लोग वो कच्चा चिट्टा थोड़ा थोड़ा भेजते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ये आप इसको शुरू करते करते आप कुछ स्टैंडर्ड किताबों की तरफ आइए। हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड किताब है, जिसको कई बार कई टीचर डिस्कस कर चुके होंगे, उस पर बहुत मुझे लगता है हमें नहीं समझ देना चाहिए। पर स्टैंडर्ड किताबों, पहले आपने बेसिक्स खत्म किया, फिर आप स्टैंडर्ड किताबों की तरफ आए। स्टैंडर्ड किताबों से जाते जाते आप पीवाईक्यू लगाते रहिए, और पैरेलली आप 2 से 3 घंटा करंट अफेयर्स में भी निकालिए, जिससे ये हो सकेगा कि बाद में जब आप एग्जाम, सपोज कीजिए कि फरवरी में इसका फॉर्म आता है, फरवरी के अराउंड फॉर्म आएगा, मई के अराउंड पेपर होता है, और सितंबर अक्टूबर में इनका मेंस होता है। तो फरवरी जब आपका फॉर्म आए, उसके बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की दरकार हो, ऐसा अपना स्ट्रेटजी आप बनाइए। ठीक है, ये होना चाहिए बेसिक स्ट्रेटजी। और फिर जब एग्जाम से 1 महीने पहले सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रॉपर रिवीजन वाले जो आपने नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स के नोट जरूर बनाइए, रिवीजन वाले आप नोट्स बनाइए, और जो अपनी मेन आपने जो स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ाई की थी, उससे रिवीजन नोट्स को रिवाइज कीजिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने स्टैंडर्ड बुक्स की बात की, तो लास्ट सेशन हमारा स्टैंडर्ड बुक्स पे भी था। जी जी। और हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि क्या राइट रणनीति होनी चाहिए, राइट गाइडेंस हमें कैसे मिले, ये सब चीज़ों पे हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो वो सेशंस भी आप देख सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल पर जिस तरह से मतलब हर संभव प्रयास हम करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें, तो उसके लिए हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं। बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। सर, आज के सेशन के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे और नए सेशंस के साथ। अगर आपके और कोई प्रश्न है, मन में कोई शंका है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, उसका उत्तर हम आपको समय पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।